हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं और न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींचता है। साइज हमेशा क्योंकि आखिरी शेल से गिना जाता है, इसलिए हम आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जब आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो वो घूमते घूमते क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन के पीछे आ जाता है। मिसाल के तौर पर वो इस इलेक्ट्रॉन के पीछे आ गया। जब इसके पीछे आएगा तो न्यूक्लियस इसको आसानी से नहीं खींच पाएगा, तो इसका मतलब हुआ ये बच गया है, इसको ये शील्ड हो गया है। और शील्ड किसने किया है? जो इनर वाला इलेक्ट्रॉन था। अगर वो इसके रास्ते में ना आता तो न्यूक्लियस आखिरी इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से खींच लेता। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन तो घूमते घूमते इसके पीछे आया। दूसरा ये हुआ कि जब ये इसके बिल्कुल बैक पे आया तो इसने इसको रिपेल कर दिया, तो इसको और बचत हो गई कि इसको भागना और आसान हो गया, क्योंकि जो इनर वाला इलेक्ट्रॉन था उसने इसको रिपेल कर दिया। तो ऐसे क्या होता है, इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को बचा लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, शील्डिंग इफेक्ट क्या हुआ, मैं दो तरह बता सकता हूँ कि ये रिपल्शन है इनर इलेक्ट्रॉन की और आउटर इलेक्ट्रॉन की। तो इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन में जब रिपल्शन होगी तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बच जाएगा और उसका वहां से भागना क्या होगा, आसान हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट, जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। लिथियम पे +3 चार्ज होगा क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है, इसलिए उस पर +4 चार्ज होगा। और बोरोन में 5 प्रोटॉन है, इसलिए 5 प्रोटॉन होंगे, 5 चार्ज होगा। लेफ्ट टू राइट, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसलिए, तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं इसलिए न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस क्रिएटिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। और जितना वो न्यूक्लियर चार्ज अपने आखिरी इलेक्ट्रॉनों पे लगाएंगे उसको हम बोलेंगे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ये न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कम कर देता है, तो हम कहेंगे कि जिसमें शील्डिंग ज़्यादा होगी उसमें अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो कम हो जाएगा। एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज स्टूडेंट, किसी भी एलिमेंट की केमिकल या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताने के लिए हमें एटॉमिक साइज की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम एटम को अज्यूम करते हैं, इसलिए हम उसके साइज बताने के लिए उसके डिफरेंट रेडियाई को गैस करते हैं। तो स्टूडेंट, हम एटम का साइज एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस से भी बता सकते हैं। तो रेडियस क्या होता है, फ्रॉम सेंटर टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस बनेगा उसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस, एक एटम का रेडियस। तो स्टूडेंट, किसी भी एटम का रेडियस जो होता है हम एक्सरे या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट के साथ हम करते हैं। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जो होता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कशिश है बेटा वो बढ़ती जाती है। तो आप देखिए न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे +3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये खींचेंगे। यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन को और जोर से खींच लेंगे। और यहाँ पे 5 प्रोटॉन है, वो और जोर से खींच लेंगे। ऐसे ऐसे आगे आगे क्या होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्शन की कुव्वत ज़्यादा होती जा रही है, इसलिए साइज कम होता जा रहा है। अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि अगर इसमें प्रोटॉन 7 हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन भी तो 7 हुए हैं, अगर ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन भी तो 8 हुए हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे यूनियन इज स्ट्रेंथ वाला रूल है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन इकट्ठे होकर फोर्स लगाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा अकेले घूमते हैं, क्योंकि इकट्ठे होकर जोर लगाना, किसी एक के ऊपर जोर लगाना वो क्या होता है, आसान होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन न्यूक्लियस में क्योंकि प्रोटॉन यूनाइटेड होते हैं, यूनियन में होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से खींच लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा हमें ये इफेक्ट जो होता है डी या एफ सब शेल के एटमों में होता है, जिसमें आखिरी शेल में डी या एफ सब शेल आते हैं। जैसे लेंथेनाइड है, तो लेंथेनाइड में ये साइज या ये वाला इफेक्ट जो होता है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो
अभी हमने इसकी लेफ्ट राइट की बात की है, तो लेफ्ट राइट में स्टूडेंट जब भी कोई आपसे पूछे तो आपने दो रीजन देनी है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक रीजन ये है। अच्छा, टॉप टू द बॉटम की बात करें तो स्टूडेंट टॉप टू द बॉटम में जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? अगर हम दूसरे शेल की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोनिशियम की, तो नीचे को क्या होगा, एक तो नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, एक फैक्ट ये आया। दूसरा क्या हुआ, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ये स्ट्रोनिशियम के आखिरी इलेक्ट्रॉन कभी किसी इन नीचे वाले कितने इलेक्ट्रॉनों के पीछे छुप सकता है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस इस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को उतना जोर से नहीं खींच सकता, जिसकी वजह से साइज ज्यादा होगा। आयनिक रेडियस, अक्सर क्योंकि एटम अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं या गेन कर लेते हैं, तो इसलिए हम आयनिक रेडियस की भी बात करेंगे। स्टूडेंट, जब एक न्यूट्रल एटम होता है उसका साइज ज्यादा होता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो जो उसका पॉजिटिव आयन जो कैटायन बनता है उसका साइज कम हो जाता है। एक तो पहली वजह यह है कि इसका शेल ही खत्म हो गया। सोडियम वाले केस में या बेरिलियम वाले केस में आखिरी शेल जो होता है वो खत्म हो जाता है, एक ये फैक्ट हुआ। दूसरा, जब पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों खींच रहे थे, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों खींचेंगे तो यहाँ पे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमेशा कैटायन का अपने पेरेंट एटम की निस्बत साइज कम होगा। सोडियम का 157 से कम होकर 95 पिकोमीटर तक चला जाता है। दूसरा होता है एनाइन। जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसको हम एनाइन कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? एक तो प्रोबेबली जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है और जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान रिपल्शन स्टार्ट हो जाती हैं। रिपल्शन होने की वजह से साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, पहले 9 प्रोटॉन फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉनों खींच रहे थे, अब 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों खींच रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो उनको न्यूक्लियस का इफेक्ट होगा वो अब उतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो इम्बैलेंसमेंट आएगी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रेशो में, वो साइज को बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो मैं कह सकता हूँ एक एनाइन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम की निस्बत क्या होता है, ज़्यादा होता है। स्टूडेंट, इसी तरह आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटायन की बात करें, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, आइसोइलेक्ट्रॉन जिनके इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएं। अगर हम तीसरे पीरियड की बात करें तो इसमें सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं। तो स्टूडेंट, इनके अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम के अक्षर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, +3 चार्ज, मैग्नीशियम में +2 चार्ज और सोडियम में +1 चार्ज आएगा। तो सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इन्हें हम बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रॉन, एक जैसे इलेक्ट्रॉनों वाले कैटायन। तो स्टूडेंट, आप देखें यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का साइज है वो ज़्यादा कम हुआ है, वो 50 पिकोमीटर हुआ है, मैग्नीशियम का 65 पिकोमीटर हुआ है और सोडियम का 95 है। तो इसका मतलब है जो जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटायन में जिस पे ज़्यादा चार्ज आएगा उसका साइज जो होगा वो कम होगा। इसी तरह आइसोइलेक्ट्रॉनिक एनाइन, जिसमें एक जैसे एटम इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर हम बात करें फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की। इन्हें अपना शेल मुकम्मल करने के लिए फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सल्फर को 2 और क्लोरीन को 1। तो यहाँ पे अगर वो जब एक जैसे बना लेते हैं तो स्टूडेंट, जिसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसका साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी रिपल्शन जो होंगी वहाँ पे क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो हम डाउन द ग्रुप ये एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बात की गई है। तो नीचे को डेफिनेटली क्या होगा, जब जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो सीजियम का साइज सबसे बड़ा होगा और लिथियम का साइज क्या होगा, कम होगा। और जब इनको इनके कैटायन के साथ कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट साइज नो डाउट कम हुआ है, लेकिन सीजियम का पहले ही ज़्यादा था, इसलिए सीजियम का लिथियम के आयन से क्या होगा, आयन बनने के बाद भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ फिर उस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ वो मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए फ्रॉम इट्स गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। पहले एटम को गैस बनाना है, क्योंकि अगर गैस बनेगा तो वो अकेला हो जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट, मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमें 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। हमें क्यों देनी पड़ती है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कोशिश कर रहे होते हैं,
हमने उसकी कशिश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसके लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। और मैग्नीशियम के लिए हमें 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि पहले 12 प्रोटॉन मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉनों को कैरी कर रहे थे, अब 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। तो इसलिए न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो बढ़ चुका है, न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो बढ़ चुका है, वो डोमिनेट कर चुका है। इसलिए हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा जोर चाहिए, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन हमें 1450 किलो जॉल पर मोल के साथ एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसी तरह जब तीसरा इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, निकालेंगे, तो हमें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन ये एनर्जी अगर ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाए, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए, मतलब 1450 में और 7730 में बहुत फ़र्क है, अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े तो इसका मतलब है नया शेल स्टार्ट हो चुका है। और एक कंप्लीट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा क्या होता है, मुश्किल होता है। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब है नया शेल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट, आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो टॉप टू बॉटम कम होती जाती है। एक दो वजह आपने बतानी है, जब भी आपने रीजन बतानी है, कोई भी सवाल आपसे पूछ ले तो आपने जो वजह बतानी है वो यही बतानी है कि नीचे को नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं और शील्डिंग फैक्टर बढ़ता जाता है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि क्यों ऐसा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि नीचे को जो है वो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, इसलिए शील्डिंग फैक्टर क्या हुआ है, बड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हुआ है। इसी तरह ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विद द पीरियड, तो स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक साइज कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता जाता है। तो आप देखिए लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, बोरोन में से मुश्किल हो गया, कार्बन में से और मुश्किल, नियोन में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि न्यून के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए लेफ़्ट टू राइट जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट, एक सवाल आपको आता है कि वाई आई ई वैल्यू ऑफ 3A इज़ स्मॉलर दैन 2A एलिमेंट्स। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 3A वालों की कम होती है 2A वाले एलिमेंट, हालांकि 3A वालों की ज़्यादा होना चाहिए, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, और 2A वाले की कम होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है, 2A वाले के अंदर एस ऑर्बिटल शेल जो एस सब शेल है या एस ऑर्बिटल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए कंप्लीट ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के आते हैं, मुश्किल होते हैं, इसलिए 2A वालों की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है 3A वालों की निस्बत। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब होता है कशिश। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के साथ कशिश। स्टूडेंट, जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस गेन करने पर उसकी और उसके न्यूक्लियस की कशिश स्टार्ट हो जाती है। तो उस कशिश के दौरान जो एनर्जी पहले स्टेप में अक्सर रिलीज होती है। हाउएवर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को ऐसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होनी है या अब्जॉर्ब होनी है उसको हमने बोलना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हम अभी इस पे बात करते हैं। तो जब पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वाली बात करते हैं तो अक्सर कशिश स्टार्ट हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके अंदर क्या होती है, कशिश स्टार्ट हो जाती है और न्यूक्लियस आपके इलेक्ट्रॉन को कशिश करता है और इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। याद रखना, जब भी कशिश होगी सिस्टम स्टेबल होता है और एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है तो वो तो कोशिश करना चाहता है, लेकिन जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं वो उसको रिपेल करते हैं, इसलिए दूसरे केस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो उसके अंदर ऐड हो जाए। तो स्टूडेंट, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी इसलिए देनी पड़ती है कि न्यूक्लियस का इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है और जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपल्शन स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट, ये वही वाले फैक्टर हैं जिसमें लेफ्ट टू राइट, जिसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़े थे, तो इसमें लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होता जाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इसलिए लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी और उसका टॉप टू द बॉटम क्या होगी, कम होगी। सेम रीजंस हैं आप जो आपने आयनाइजेशन एनर्जी के लिए पढ़े थे, तो ये सेम वही वाले रीजंस हैं। टॉप टू द बॉटम अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, शील्डिंग फैट क्या होता जाएगा, कम बढ़ता जाएगा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पे कशिश कम होती जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए उसके ऊपर उसके दरमियान कशिश जो होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन लेफ्ट टू द राइट कशिश बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी क्योंकि साइज कम है यहाँ पे। तो स्टूडेंट, आखिरी बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉन के साथ को कंडक्ट करना। तो स्टूडेंट वही करंट गुजार सकता है जिसके इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जिनके ऊपर कशिश कम होगी। तो स्टूडेंट, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज कम होता जाता है, कशिश बढ़ती जाती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज नहीं। हेलो स्टूडेंट्स,
आज हम एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं और न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींचता है। साइज हमेशा क्योंकि आखिरी शेल से गिना जाता है, इसलिए हम आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जब आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो वो घूमते घूमते क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन के पीछे आ जाता है। मिसाल के तौर पर वो इस इलेक्ट्रॉन के पीछे आ गया। जब इसके पीछे आएगा तो न्यूक्लियस इसको आसानी से नहीं खींच पाएगा, तो इसका मतलब हुआ ये बच गया है, इसको ये शील्ड हो गया है। और शील्ड किसने किया है? जो इनर वाला इलेक्ट्रॉन था। अगर वो इसके रास्ते में ना आता तो न्यूक्लियस आखिरी इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से खींच लेता। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन तो घूमते घूमते इसके पीछे आया। दूसरा ये हुआ कि जब ये इसकी बिल्कुल बैक पे आया तो इसने इसको रिपेल कर दिया, तो इसको और बचत हो गई कि इसको भागना और आसान हो गया, क्योंकि जो इनर वाला इलेक्ट्रॉन था उसने इसको रिपेल कर दिया। तो ऐसे क्या होता है, इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को बचा लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, शील्डिंग इफेक्ट क्या हुआ, मैं दो तरह बता सकता हूँ कि ये रिपल्शन है इनर इलेक्ट्रॉन की और आउटर इलेक्ट्रॉन की। तो इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन में जब रिपल्शन होगी तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बच जाएगा और उसका वहां से भागना क्या होगा, आसान हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट, जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। लिथियम पे +3 चार्ज होगा क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है, इसलिए उस पर +4 चार्ज होगा। और बोरोन में 5 प्रोटॉन है, इसलिए 5 प्रोटॉन होंगे, 5 चार्ज होगा।